नमस्ते मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं भी सही हूँ। चलिए, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती वो एक बार पूछ लो। देखिए, टॉपिक पहला है दीप्त तथा अदीप्त वस्तु। दीप्त तथा अदीप्त, इसी को दीप्त और प्रदीप्त बोलते हैं, ठीक है ना। हमें इन दोनों के बारे में जानना है कि दीप्त वस्तु में क्या है, अदीप्त वस्तु में क्या है, इनके सब के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो देखिए, पहला नंबर है आपका दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट ये होता क्या है, दीप्त वस्तु क्या है, हमें इसके बारे में जानना है। देखिए, दीप्त वस्तु का मतलब होता है कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। तो जो करती हैं, अर्थात जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो क्या कहलाएंगी? दीप्त। और जो उत्सर्जन नहीं करती, दूसरों पर निर्भर रहती हैं, अर्थात दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तु कहेंगे। तो देखिए, दीप्त वस्तु क्या है? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, जो स्वयं प्रकाश का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। जैसे देखिए, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन आप घरों में देखते होंगे। ये बल्ब है, लालटेन है, ठीक है, और सूर्य है। ये क्या है? ये स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इसलिए देखिए, जैसे सूर्य होता है, मोमबत्ती जलाते हैं तो वो भी स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मोमबत्ती। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? लालटेन जलाते हैं, लालटेन ये क्या है? स्वयं प्रकाश का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। इसलिए क्या करेंगे? दीप्त, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम देखते हैं, ये समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए। दूसरा नंबर है अदीप्त। अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस
या हम पुनः एक बार लिखेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अदीप्त। हमें इसके बारे में क्या करना है, जानना है, ठीक है। अदीप्त वस्तु क्या है मैं इसके बारे में बता चुका हूं। देखिएगा, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अर्थात दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती लेकिन दूसरों के प्रकाश से क्या करती है, वो प्रकाशित होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वो वस्तुएं होती कौन सी हैं, एग्जाम्पल में देखिएगा। अदीप्त वस्तुओं में पृथ्वी, चंद्रमा तथा मेघ आदि। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, हम देखते हैं कि रात में वो प्रकाशित होता है लेकिन इसका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से क्या करता है, चमकता है, इसलिए इसका खुद का प्रकाश होता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए, ये टॉपिक यहां से आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है, दीप्त और अदीप्त। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, एक टॉपिक और लेंगे। वो टॉपिक है आपका दर्पण, मिरर। दर्पण मेनली देखा जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, प्लेन मिरर जिसे समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो प्लेन मिरर तो आप सभी लोग जानते हैं, जो घरों में हम नॉर्मल अपना चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। उसमें एक तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, दूसरी तरफ चिकना होता है, चिकनी सरफेस होती है, जिससे प्रकाश क्या होता है, प्रकाशित होता है, मतलब प्रकाशित सॉरी जिससे प्रकाश परावर्तित होता है। जैसे ये मान लीजिए मिरर है, यहाँ पर ये क्या है, एक तरफ पॉलिश है और हम यहाँ पर क्या है, खड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस मिरर पर कोई ना कोई यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इमेज। क्या कहेंगे, इमेज, प्रतिबिंब, इमेज कहेंगे इसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट होता है जिसे वस्तु कहते हैं, ये इमेज यानी इसका प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जहां यहाँ वस्तु होगी तो इसका प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई देगी हमको। ये परछाई हमको किसमें दिखाई देती है, मिरर में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं या इमेज कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सही है। देखिए
ये भी वैसा ही दिखाई देता है और ये भी वैसा ही दिखाई देता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये अंतर क्या है दोनों में। तो देखिए अंतर समझिएगा, जो वस्तु होता है इसका अस्तित्व होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है किसी न किसी पदार्थ से बना है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। लेकिन प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये इसकी परछाई होती है। ऑब्जेक्ट किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनता है, इसलिए उसका कोई ना कोई अस्तित्व होता है, परंतु प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्लेन मिरर में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ध्यान देते हैं। लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण, समझिएगा हमें पढ़ना है बेटा गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांट दिया गया है। स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है उत्तल उत्तल और दूसरा है अवतल। उत्तल दर्पण पूरा नाम है इसका, इसको अवतल दर्पण। इंग्लिश में उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, उत्तल और अवतल, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसको स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांट दिया गया। देखिए उत्तल कॉन्वेक्स और अवतल कॉनकेव। देखिए हमारे पास ये कोई गोला है, गोलीय दर्पण है जिसे कहते हैं, ठीक। इस गोलीय दर्पण में ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस दर्पण को दो भागों में बांट देते हैं, बांट दिया, एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा। देखिए दो भाग बन गए, एक भाग ये और एक भाग ये। मान लीजिए हमने एक भाग को क्या किया, हटा, तो एक ये कि पूरा भाग ऐसा रहा होगा। इसको अगर हम इधर से देखते हैं, देखिए पहले तो हम तल के बारे में सोचें कि पहले तल क्या है। तो जो उभरा हुआ तल होता है, यानी कि बाहर से अगर हम देखते हैं उभरा हुआ तल होता है, उस तल को हम क्या कहते हैं, उत्तल। क्या कहते हैं, उत्तल। लेकिन जो धंसा हुआ तल होता है, अंदर से जब देखते हैं तो ये वाला जो तल होगा अंदर वाला, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, अवतल। ठीक, इसे हम उत्तल कहेंगे, इसे अवतल। अभी अब तल की बात हो रही है, दर्पण की बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि यहां पर मैंने दर्पण की बात की, दर्पण की बात मैंने अभी नहीं की। यहां केवल तल की बात हो रही है कि उभरे हुए तल को उत्तल या धंसे हुए तल को अवतल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, अवतल और उत्तल, ये तल समझ में आ गए। अगर तल समझ में आ गए तो हम देखते हैं कि उत्तल क्या है। अब इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखिए उत्तल क्या है, देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहली चीज तो हमको दर्पण की परिभाषा लिखना है। दर्पण क्या है, मिरर। मिरर क्या है, देखिएगा मिरर की परिभाषा लिखना है। देखिए ऐसा दर्पण जो, ऐसा दर्पण जो खोखले गोले के पृष्ठ का खोखले गोले के पृष्ठ का
भाग होता है एक भाग होता है जिससे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए हेडिंग लिखिएगा, गोलीय दर्पण है क्योंकि हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जो खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है आपको। इसमें उभरे हुए तल को उत्तल तथा धंसे हुए तल को अवतल कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण ध्यान दीजिएगा, ये है उभरे हुए तल को हम क्या कहते हैं, उत्तल, और धंसे हुए तल को अवतल कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। इसको कॉन्वेक्स मिरर और इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए, हमें उत्तल के बारे में क्या करना है, पढ़ना, समझ लीजिए। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में जानते हैं क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, देखिए गोलीय दर्पण का ही भाग है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण का ऐसा भाग, गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर एक तरफ हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, तो एक सतह उसकी चिकनी होगी, तो उससे प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। ठीक, वापस होना, परावर्तित का मतलब हमने स्टार्टिंग बताया तो वापस होना, ठीक है ना। यदि उत्तल तल से नहीं परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण, और अवतल से होता है तो अवतल दर्पण। देखिए समझिए परिभाषा से, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का ऐसा भाग, गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल तल से हो और पॉलिश
अवतल तल पर हो तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण के भाग है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल तल से हो और पालिश कहाँ हो, अवतल तल पर। देखिए ये गोलीय दर्पण का भाग है देखिए और अच्छे से बना लीजिए। ये परावर्तन किस तल से, उत्तल, उभरे हुए तल को कहते हैं उत्तल और धंसे हुए तल को अवतल कहते हैं। तो पालिश कहां पर होगी, अवतल पर। और परावर्तन किस तल से होगा, उत्तल तल से। याद रखिएगा बेटा, इसमें एक मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। उत्तल दर्पण की एक विशेषता होती है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष से बाहर होता है, अंदर नहीं होता, यानी मुख्य अक्ष को वो नहीं काटता। इसलिए इस प्रकाश का परावर्तन कहां होता है, ऐसे होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रकाश किरण जाती है और परावर्तित होकर ऐसे चली जाती है। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अभी हम बताएंगे इसकी परिभाषा। ठीक, ये क्या है, इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए। ठीक, आगे देखिए, हम अवतल दर्पण यूज करते हैं। इंग्लिश में कॉन्केव मिरर। गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल तल से हो और पॉलिश उत्तल तल पर लगी हो तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण का भाग है, ऐसे ये तल उसका उत्तल है और ये तल अवतल है, यानी कि पॉलिश किस तल पर होनी चाहिए, उत्तल पर। पॉलिश कहां पर, उत्तल तल पर पॉलिश होगी। ये इसका मुख्य अक्ष है और यहां से जैसे ही प्रकाश क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये प्रकाश पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें देख रहे होंगे कि जो परावर्तन हुआ है तो बाहर क्यों नहीं हुआ सर। ये इसकी विशेषता है अवतल की कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये विशेषता है अवतल की। तो अवतल समझ में आ गया। ठीक, आगे देखिए, ये दर्पण आपको समझ में आ गए। अब हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, हम उनके बारे में क्या करेंगे देखिए। अगली हेडिंग है आपकी
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी गोलीय दर्पण से संबंधित, और परिभाषा बताई जाएंगी इस वीडियो में। और इसके बाद कुछ स्थितियां हैं कि दर्पण में हम कहां पर क्या वस्तुएं रखते हैं, तो कहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि वस्तु को हम कहां पर रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां पर बनता है, क्योंकि आगे आपको संबंध भी बताए जाएंगे। लेकिन आज हम आपको केवल गोलीय दर्पण के संबंधित परिभाषाएं बस बताई जाएंगी। देखिए, मान लीजिए कोई खोखला गोला है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ये गोला है, इसको हम आधे भाग से क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए, तो ये लगभग देखिए ऐसे एक गोला रहा होगा, ऐसे यही गोला है। इस गोले का यहां केंद्र होगा, सतह का केंद्र, ठीक। तो याद रखिएगा, ये केंद्र यानी सतह, गोलीय दर्पण के सतह पर या सतह के केंद्र को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक। लेकिन आप देखते होंगे कोई गोला होता है, जो गोले का केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, यानी कि हम इसे कहेंगे, C से डिनोट करेंगे, इसे हम केंद्र कहेंगे। इसे केंद्र कहने के बजाय हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहेंगे कि नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी दोनों ध्रुवों को, अर्थात केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा गुजरेगी, केंद्र और ध्रुव को मिलाएगी एक रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिए, सतह के केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस। इसके बाद देखिए, केंद्र और ध्रुव, केंद्र और ध्रुव ये दोनों की कोई दूरी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। इसे हम R से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेडियस। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको हम कहेंगे, ठीक। तो देखिए, हम आगे डिस्कस करेंगे आगे भी, लेकिन हम एक पॉइंट यहां देखते हैं। पहले हम देखते ध्रुव की ओर। ध्रुव क्या है, यानी पोल, इसे हम कहते हैं गोले के या दर्पण के सतह के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, बना लेंगे बेटा सभी लोग, ठीक है ना। दर्पण के यानी दर्पण के सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है क्या, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, गोला है, इस गोले को केंद्र को ही तो कहेंगे ना, यानी कि दर्पण के गोले के
केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अगला है आपका, देखिए अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र, ये वक्र ध्रुव हो गया। अगला टॉपिक है आपका मुख्य अक्ष। मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या दूसरी परिभाषा बना सकते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक ये परिभाषा, दूसरी भी बना सकते हैं बेटा। गोले के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये दूरी है बीच की, यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितना है? चलो, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करें। ठीक, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक, एक हेडिंग और बची आपकी, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी, देखिए ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गई। समांतर यहां से प्रकाश किरण गुजरेगी, और जैसे प्रकाश की समांतर गुजरती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, ये तो जानते हैं कि ध्रुव हो गए, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस,
नॉट फोकस दूरी। तो देखिए पहले मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। लेकिन फोकस दूरी नहीं हुई बेटा, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी क्या है? देखिए ये मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस उसे कहते हैं, मुख्य फोकस उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहती है। समझ में आ गया होगा। समांतर किरण गुजरती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात वो क्या होती है? परावर्तित होती है, वापस होती है। वापस होने पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं बेटा? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इस मुख्य फोकस तथा ध्रुव, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसे क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी कहेंगे। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। तो यहां से बेटा दर्पण से रिलेटेड जितनी, मिरर से रिलेटेड यानी दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं लगभग समाप्त हो गई हैं। याद रखिएगा। अब हम इसकी स्थितियों के बारे में बताएंगे, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक फोकस दूरी बताया हमने, याद रखिएगा फोकस दूरी अवतल में पहले और उत्तल में बाद में होती है। लेकिन उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहां से ये समाप्त हो गया है। ध्यान दीजिएगा, अगले टॉपिक में हम आपको इनकी स्थितियां बताएंगे कि दर्पण में, किसी भी दर्पण में उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी दर्पण में वस्तु को हम कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब यहां पर बने। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसी के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे भी क्लिक कर दें ताकि डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक, धन्यवाद।